हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मार्च 2024। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स, फ्रॉम वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी PT 365 कंप्लीट करवाऊँगी, बिल्कुल करवाऊँगी। बीच में क्या हुआ ना, जब मैंने इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट डाला तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आए, प्लस मुझे ना कहीं लगा कि पता नहीं लोगों को ये समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा अब आए या ना आए, लेकिन अगर किसी एक की भी मदद हो रही है तो बस मैं ये करने वाली हूँ। तो बस अब आपको रेगुलर बेसिस पे PT भी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के संग करती हूँ। मुझे पता है जो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं उनको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं एक बार रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि इस चीज़ से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर से रिलेटेड और वो स्टैटिक से क्या हो, आपका ओवरलैप कर रहा हो, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप PT के वो वीडियोस देखोगे। मैं अब रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। जैसे हम यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हम PT भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। 7 जज ऑफ बेंच जो थी, उन्होंने फैसला लिया है यूनानिमसली, यानी कि एक भी जज अगेंस्ट नहीं गया है कि अगर जो भी MLAs या MPs हैं वो करप्ट या ब्राइब ले रहे हैं तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंडर इम्यूनिटी जो है नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा फैसला है। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं। जैसे मैंने बताया 7 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि जो लोग होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में उनके पास बहुत सारे प्रोटेक्शंस होते हैं, यानी कि जो MLAs या MPs होते हैं उनके पास कुछ प्रोटेक्शंस होते हैं जिनको प्रिविलेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिविलेज होते हैं उनको लीगल ट्रबल से कई बार बचाते हैं लेजिस्लेटर्स को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रिविलेजेस हैं ये भैया तुमको ब्राइब से नहीं बचाएंगे। अगर तुमने ब्राइब ली है तो तुमको ये जो इम्यूनिटी है, ये जो प्रिविलेज है, ये तुमको नहीं बचा सकते। वो अपना स्पेशल स्टेटस है, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते करप्शन के चार्ज से बचने के लिए। करप्शन कौन सा? आप अगर पैसे ले लेते हो वोट करने के या तो बोलने के पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर तरीके से या पर्टिकुलर इशू पे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्राइब माना जाएगा। ठीक है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में डिसीजन दिया था, बोला था कि अगर लेजिस्लेटर कोई ब्राइब लेता है लेकिन अपनी जॉब कर देता है, वोटिंग या तो स्पीकिंग, फिर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने अपने ही डिसीजन से क्या कर लिया है, यू टर्न ले लिया है और उन्होंने बोला कि जैसे ही अगर आपका जो लेजिस्लेटर है उन्होंने मान लिया कि हमें ब्राइब लेनी है, यानी कि आप उनके पास गए, आपने बोला कि आपको इस तरीके से पार्लियामेंट में बोलना है, अगर वो लेजिस्लेटर अग्री कर गए, अभी ब्राइब ली हो या नहीं ली हो, या फिर जो डिसाइड किया है उस तरीके से भी बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन बस अग्री ही कर लिया, तो चीफ जस्टिस का कहना है तो ये एक क्राइम माना जाएगा। सिर्फ अग्री करना ही क्राइम माना जाएगा, क्योंकि जजेस का ये कहना है जो लेजिस्लेटर्स ब्राइब करते हैं या ब्राइब लेते हैं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर तरीके से काम करना चाहिए और अपनी डेमोक्रेसी के लिए अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट डायमेंशन इज, जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है यानी कि प्रिविलेज मिल रहा है वो लिमिटेड है। जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है वो आपके पर्टिकुलर एक्शंस के लिए है, जो कि लोगों का भला कर सके, थॉटफुल हो वो एक्शन, रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी को
आगे बढ़ाने के लिए हो वो एक्शन, तो ही आपको उस चीज़ की इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी 2 कंडीशन पे लागू होगी। क्या? मान लो अगर लेजिस्लेटर को कुछ करना हुआ और उसे इम्यूनिटी चाहिए, तो वो जो एक्शन है वो या तो डिग्निटी अपहोल्ड करे हाउस की और उनके मेंबर्स की, ठीक है, और या तो उनके राइट टू फ्री स्पीच एंड प्रोटेस्ट को बचा रहा हो। इन दोनों ही कंडीशन में आपको इम्यूनिटी मिलेगी। बाकी अगर ब्राइब लेते हो तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर एमपी अपना इम्यूनिटी फॉर ब्राइवरी क्लेम नहीं करता है, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि एमपी ने क्लेम कर ली ब्राइबरी पे इम्यूनिटी, उसको सजा नहीं मिली, तो वो तो भैया लॉ से ऊपर हो जाएगा। लेकिन कोई भी हिंदुस्तान में हमारे संविधान या हमारे लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। इसीलिए ये जो डिसीजन है वो हमारी डेमोक्रेसी या फिर रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी था। देखिए, कोर्ट्स के पास भी पावर होती है ब्राइबरी के लिए पनिश करने के लिए, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास, पार्लियामेंट के पास भी अपनी ही पावर होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जो कि ब्राइबरी के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन इन दोनों के जो एरियाज है ना वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो कोर्ट ने डिसाइड किया है ब्राइबरी के ऊपर, उसका एरिया अलग है, पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा उसका एरिया अलग होगा, ठीक है। तो अभी ये डिसीजन क्यों आया ये भी जानना ज़रूरी है। सीता सोरेन ये क्या है, एक राज्यसभा की मेंबर, इन पे ब्राइब का केस लगा था कि भैया तुमने राज्यसभा इलेक्शन में क्या किया है, ब्राइब लिया है। तो सीबीआई ने इन पे एक चार्जेस फाइल कर दिए इनके अगेंस्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं और इन्होंने बोला है कि हमारे ऊपर, हमको तो भैया पार्लियामेंट की तरफ से क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, तो हम पे कैसे ये चार्ज फाइल हो सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस चीज़ पे फैसला सुनाया। आई होप इतना समझ में आ रहा हो। एकदम हेडलाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, कैसे ना कैसे पूछा जा सकता है और पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से, यानी कि जीआई टैग से रिलेटेड। हाल ही में कटक रूपा ताराकासी, बंगलर मसलिन, नरसापुर क्रोशेट लेस, कच्छ रोगन क्राफ्ट और भी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। इन सबको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का क्या मतलब होता है? देखो, ये एक साइन है कि आप एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, और वो कहाँ, यानी कि कौन सी ज्योग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, और उसकी अलग से क्वालिटी क्या है या फिर रेप्यूटेशन क्या है। तो उस चीज़ को क्या मिल जाएगा, जीआई टैग मिल जाएगा। देखो, ये ना थर्ड पार्टी के यूज़ से उस प्रोडक्ट को बचाता है और ये कंफर्म करता है कि उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हों। लेकिन जीआई टैग का ये मतलब नहीं है कि कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है या उस टेक्निक से नहीं बना सकता है। जीआई टैग इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है, यानी कि अगर मान लो कटक रूपा तारकासी ये इस चीज़ को जीआई टैग मिला, तो हो सकता है किसी और रीजन में कोई और पर्सन सेम टेक्निक से सेम चीज़ बना रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि भैया इस वाले जो कटक रूपा तारकासी जहाँ बन रहा है सिर्फ उसी को ही बनाने की परमिशन हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी यानी किस किस पे अप्लाई होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नोडल एजेंसी कौन सी है, GPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है, 10 साल की होती है। और ग्रांट कौन करता है इसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ट्रिप्स का जो अग्रीमेंट था एट WTO, ये जीआई को गवर्न करता है। और एक और एक्ट है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये भी क्या करता है, रजिस्टर करता है और प्रोटेक्शन देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स को इंडिया में,
ठीक है, अब हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कटक रूपा तारकासी यानी कि सिल्वर फिलीग्री। यहाँ पे फोटो देख लो तो आसान होता है। ओरिजिन का है कटक उड़ीसा। उड़िया में तारकासी का 2 शब्दों को तोड़ के बनाया गया। तारा यानी वायर, तार बोलते हैं ना हम लोग, वायर। काशी यानी कि डिज़ाइन, नक्काशी जब हम बात करते हैं ना, काशी यानी डिज़ाइन, वायर का डिज़ाइन। आर्टिशंस क्या करते हैं, सिल्वर ब्रिक को एक थिन फाइन वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो डेलिकेट सिल्वर वायर्स होते हैं इनको वोवन यानी कि बुना जाता है, शेप दिया जाता है एक डिज़ाइन में, टू क्रिएट अ फिलीग्री ज्वेलरी या डेकोरेटिव पीसेस, ठीक है। दूसरा है नारासापुर क्रोशेट लेस प्रोडक्ट। यहाँ पे देख लो, ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है। ये क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता है, यूनिक डिज़ाइंस एंड गुड क्वालिटी क्रोशेट क्राफ्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट हैं बंगलर मसलिन, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है क्लॉथ होगा, वेस्ट बंगाल से है। ये मसलिन का फाइनेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। किससे बना होता है, कॉटन से बना होता है। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। और इसकी जो कॉटन के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। रतलाम रियावन लहसुन यानी कि गार्लिक है, कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है और इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। अदर वेराइटीज़ से, जैसे अपन लहसुन खाते हैं घर में तो उसका फ्लेवर आता तो है, लेकिन इसका जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अंबाजी वाइट मार्बल, ये कहाँ से है, गुजरात से। ये जो मार्बल है ना ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और वैक्सी लुक देता है, तो इसीलिए इस पे जो कार्विंग है वो अच्छी होती है। तो जो गुजरात में अंबाजी टाउन में दुर्गा देवी का जो टेम्पल है इसी मार्बल से कार्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मजुली मास्क ऑफ असम, ठीक है। मजुली मास्क असम में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी और साइज़ में मिलते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। मुख भावना यानी कि ऐसा फेस मास्क जो कवर करता है पूरे फेस को। लोटोकोय यानी कि हैंगिंग मास्क विच इज़ बिगर इन साइज, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, छाती तक आता है। छो मुखा यानी कि बहुत बड़ा मास्क जो कि हेड और बॉडी मास्क होता है। असम मजुली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये भी कहाँ की है, असम। ये बहुत सारी स्टोरीज़ और चैप्टर्स के बारे में इलस्ट्रेट करता है जो कि रामायण से होती है, महाभारत से होती है, ठीक है, और भगवत पुराणों से होती है। यहाँ पे फोटो देखते जाओ, याद होता जाएगा। फिर है रीसा। रीसा एक तरीके का क्लॉथ होता है जो कि कहाँ पे है, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये ना वहाँ की जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं अपने टॉर्सो के इर्द गिर्द लपेटने में। यहाँ पे प्रोडक्ट को देख लो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये जान लो, जैसे जो बेबी को उठाना होता है ना तो मदर्स इस क्लॉथ से उनको उठाती हैं, ऐसा कुछ बैग टाइप का बना लेती हैं, अपने पीठ पे उनको बांध लेती हैं इसी क्लॉथ से, ठीक है। इसका भी रिलीजियस रेलेवेंस है, इनको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, गरिया पूजा बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़। कहाँ का है, त्रिपुरा, याद रखना। तो ये थे हमारे जीआई टैग्स के आइटम्स। नेक्स्ट आर्टिकल है पंचेश्वर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये एक बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में ये प्रोजेक्ट है जो कि जनरेट करेगा एनर्जी और इरिगेशन को इम्प्रूव करेगा। कौन कौन सी कंट्रीज़, इंडिया एंड नेपाल। यहाँ पे 2 डैम्स बनेंगे, किस रिवर पे बनेंगे, महाकाली रिवर पे बनेंगे। इंडिया और नेपाल ने फरवरी 1996 में महाकाली ट्रीटी साइन करी थी, जिससे वो लोग पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। महाकाली रिवर को शारदा रिवर भी कहा जाता है और काली रिवर भी कहा जाता है। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि मिलन ग्लेशियर इंडिया में जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और लिपू लेक ऑफ नेपाल, वैसे तो इंडिया भी क्लेम करता है लिपू लेक को,
यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, जैसे ये नेपाल है और इंडिया है, यहाँ पे ये पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है केवम क्लाउड। अब आप सोचोगे इतने सारे क्लाउड्स हमने ऑलरेडी अपनी ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो ये नया टाइप का क्लाउड तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे ये वही टाइप का क्लाउड है, बस इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। देखो ये जो क्लाउड है ना, ऐसा मान लीजिए एक ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये मिडिल लेयर वाले जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये वही क्लाउड्स हैं। यहाँ पे जो पानी होता है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि 0 डिग्री से कम, लेकिन वो अभी क्या आइस नहीं बना होता है, अभी भी पानी के फॉर्म में होता है। तो जब आपका प्लेन एयरक्राफ्ट इन क्लाउड्स के बीच में से निकलता है, तो यहाँ जो हवा होती है ना, वो एक्सपैंड कर जाती है और ठंडी होने लगती है। तो ये जो पानी है यहाँ पे, तो वो क्या होने लगता है, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और हैवी हो जाता है और गिर जाता है। तो यहाँ इतना एरिया का, यहाँ का जो पानी है वो आइस बन के गिर जाता है, आइस रेन, मतलब रेन के फॉर्म में। अब भैया यहाँ पे एक होल टाइप का हो जाता है एयरक्राफ्ट के गुजरने से, क्योंकि बाकी एरिया का अभी भी पानी जो है पानी ही है, अभी आइस नहीं बना है, इतना हैवी नहीं हुआ है, लेकिन इतने एरिया का हो गया। तो ये क्या बन जाता है, केवम क्लाउड टाइप का बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये होता है आपका केवम क्लाउड, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, इसीलिए मैंने ये इमेज लगा दी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड नहीं होता है, सेम क्लाउड है, बस थोड़ा सा क्या होता है, टेक्निकलिटीज़ है। इसको फॉल स्ट्रीक होल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 से रिलेटेड है। आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसको रिलीज़ करता है इस रिपोर्ट को। तो 2024 में इस रिपोर्ट का टाइटल था बेंड द ट्रेंड, पाथवेज टू लाइवेबल प्लैनेट एज अ सोर्स रिसोर्स यूज स्पाइक्स। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस PCS के एग्जाम्स वगैरह के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लो, बेंड द ट्रेंड करके कुछ था UNEP में, ठीक है। इसमें ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी हैं टू इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 2030 और मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो हम लोग ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस यानी कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो इस पे हम लोग जूझ रहे हैं ना, इसको टैकल करने का भी एक तरीका बताया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल अमराबाद टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। अमराबाद टाइगर रिजर्व यानी कि ये जो टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पे अंडर स्टाफिंग और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लोकेशन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये तेलंगाना है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो ये जो है आपका, ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, जैसे 80 से ज़्यादा स्पीशीज़ तो मैमल्स की पाई जाती हैं, बहुत सारे कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस पाए जाते हैं, 303 करीब बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल में समझ लेते हैं हम कि जो आपका ATR है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में से एक है इंडिया में, यानी कि ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया। याद रखना, जैसे बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइडेड होता है ना, कोर, बफर, ट्रांजिशन, तो ये ही जो कोर एरिया है अमराबाद का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 6th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, यानी कि 6th लार्जेस्ट अमंग दी टोटल एरिया अमंग 51 टाइगर रिजर्व्स। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, जैसे मैंने अभी मैप में दिखाया था। इस रिजर्व को सेंचुरी घोषित किया गया था 1983 में। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो हिली टेरेन है इस टाइगर रिजर्व का, डीप वैली गॉर्जेस पाए जाते हैं,
ठीक है, और कैचमेंट ऑफ द कृष्णा रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रिवर्स वगैरह की, कौन सी रिवर किस टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क से निकल रही है, क्योंकि यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। फ्लोरा कैसा है, डेंस ग्रास, ठीक है, 30% ऑफ द एरिया में होती है। डोमिनेंट ट्रीज कौन कौन से हैं, ये सारे हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कृष्णा रिवर समझ लेना कि कौन सा है, कहाँ पे ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है और कितना बड़ा है ये, ठीक है। मेजर वाइल्ड एनिमल्स देख लो, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, इंडियन वुल्फ, इंडियन फॉक्स, 303 बर्ड स्पीशीज़ जैसे हमने अभी बात करी थी, ये भी पाई जाती हैं। तो ये था हमारा अमराबाद टाइगर रिजर्व से आर्टिकल रिलेट। अब हम बात करते हैं हंगुल की। हंगुल यहाँ पे फोटो में देख लो, ये एक तरीके के क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर होते हैं और इनको नेशनल स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी डाला गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब स्पीशीज हैं सेंट्रल एशियन रेड डियर्स की, कश्मीर में एंडेमिक है ये। और जो फीमेल हंगुल होते हैं ना, इनके हॉर्न्स नहीं होते हैं। इनमें पेट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है, जहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो लीडर होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा वेल्स वगैरह में भी फीमेल लीडर्स होती हैं, यानी कि मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, बस हमारे यहाँ ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हैबिटाट क्या है इनका, दशिगाम नेशनल पार्क और त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दशिगाम नेशनल पार्क। कंजर्वेशन मेजर प्रोजेक्ट हंगुल भी चालू हो रखा है और ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, स्टेट एनिमल भी है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। फिर से हम मिलेंगे जब मैं पीटी का डिस्कशन अपलोड करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।